हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ई बैंकिंग सर्विसेज करने वाले हैं। बिजनेस सर्विसेज का ये पार्ट 2 है। और ई बैंकिंग सर्विसेज हमारा हो सकता है एक वीडियो में पूरा कवर ना हो, क्योंकि काफी सारे ई बैंकिंग सर्विसेज हैं। अब देखते हैं हम लोग ई बैंकिंग आखिर कहते हैं किसको है। तो ई बैंकिंग का मतलब क्या, आज के डेट में देखो कि आज की जनरेशन जो है एक जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है या ई बैंकिंग है, इससे इंट्रोड्यूस पहले से ही हो चुकी है। क्योंकि आज की जनरेशन अधिकतर जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शन ई बैंकिंग के थ्रू कर रही है। यानी ई बैंकिंग का मतलब क्या हो गया, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन द फंक्शनिंग ऑफ बैंक इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, तो यहाँ पे भी अब वो पुराने जमाने वाला तो कंप्यूटर है नहीं, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जा रहा है और इंटरनेट हमें चाहिए। तो वो आज के डेट में हमारे फोन में भी आ चुका है ना। आज के डेट में हमारा फोन भी एक तरह का कंप्यूटर बन चुका है। अब पहले के टाइम में होते थे कि कंप्यूटर ऐसा वो डब्बा वाला आता था, है ना। आज के डेट में लैपटॉप भी बहुत ज्यादा फैशनेबल है, लेकिन कंप्यूटर कहते किसको है, तो कंप्यूटर आपका वही ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलेट कर रहा है। और हमें चाहिए इंटरनेट। तो इंटरनेट के मदद से और कंप्यूटर के मदद से जो भी बैंकिंग फंक्शंस है या बैंकिंग सर्विसेज है, उसको हम अवेल करते हैं, दैट इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में हमारे पास कौन कौन से तरह के यहाँ पे डिजिटल पेमेंट मेथड है। तो टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, कि आज के डेट में हम जो डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांसफर कर रहे हैं तो कौन कौन से। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे नाम से ही यहाँ पे लग रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली यानी इंटरनेट के मदद से फंड को ट्रांसफर करते हैं। तो उसका लेटेस्ट आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे हम लोग ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, वाटर बिल पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं, हाउस टैक्स पेमेंट करते हैं, रिसीविंग ऑफ सैलरी एंड पेंशन, तो ये सब रिसीव भी करते हैं। तो ये पूरा का पूरा ईएफटी यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू होता है। आगे देखते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज है हमारे पास। तो ये सभी आप जानते भी होंगे, इसका नाम तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म हो गया। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत टाइम में ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात आता है कि टेलर मशीन आखिर क्या होता है। तो अब देखो कि टेलर एक पोस्ट होता है। टेलर जो है ये एक पोस्ट होता है बैंक्स में। ये जनरली जो कैशियर होते हैं, जो कैश पेमेंट करते हैं, यानी कि जो विड्रॉ और डिपॉजिट करते हैं, है ना। तो वो जो पर्सन कैशियर जो होता है उसी को टेलर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो मशीन आ गया तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि अब कोई पर्सन नहीं है, अब यहाँ पे एक मशीन है जो ये काम कर रहा है। ठीक है, ये टेलर का काम कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है। आज के डेट में तो एटीएम और एडवांस भी हो चुका है हमारे, कि आप उसमें कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो और कैश विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन की डिपॉजिट और विड्रॉल का जो काम करता है वो हमारा एटीएम हो गया। और एटीएम किस चीज के मदद से हमारा काम करता है, तो आपको एक एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड्स दिए जाते हैं, है ना। ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जिसको हम लोग कह ले, तो ये क्या होता है, ये आप कैसे आप इससे पैसे डिपॉजिट करते हो या आप विड्रॉ करते हो। तो डिपॉजिट करने के लिए तो जनरली कार्ड का जरूरत भी नहीं होता है, और विड्रॉ करने के लिए आपको कैश कार्ड का जरूरत है। तो कार्ड आप जैसे ही इंसर्ट करते हो उसमें, तो आपको पिन नंबर यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी नंबर आपको वहां पे डालना होता है। सबका एक यूनिक कोड नंबर दिया हुआ रहता है, आप खुद भी सेट कर सकते हो। तो ये 4 डिजिट का होता है। दिस मशीन ऑपरेट फॉर ऑल द 24 आवर्स। तो 24 आवर्स ये ऑपरेट भी करते हैं। अब जगह जगह पे वैरी करता है ना। बहुत जगह पे अब जैसे क्या होता है, बैंक से अटैच्ड होता है तो बहुत सारे बैंक उसको बंद भी कर देते हैं, लेकिन जनरली 24 आवर ये सर्विस प्रोवाइड हमें करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेबिट कार्ड पे। तो डेबिट कार्ड जनरली एटीएम कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो डेबिट कार्ड आखिर क्या है, ये बैंक इशू करती है कस्टमर्स को, जो उसके क्लाइंट होते हैं उनको। और इससे कस्टमर क्या कर सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं किसी गुड्स को, अगर उन्होंने परचेस किया है तो, सर्विसेज अवेल किया है तो। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें भी आपको पिन नंबर आपको दिए हुए रहेंगे या आपको खुद सेट करना होगा पिन नंबर। और इसके अलावा इसको डेबिट कार्ड क्यों कहा जाता है, ऐसे कार्ड को, ये प्लास्टिक कार्ड्स को ये डेबिट कार्ड क्यों कहा जाता है कुछ आप सैंपल यहाँ पे आप देख सकते हो, किसी तरह का कुछ आपको डेबिट कार्ड दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको डेबिट कार्ड ही क्यों कहा जाता है, तो डेबिट कार्ड का मतलब जब हम इसे यूज करते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं, यानी कि घटते हैं, इसीलिए इसको डेबिट कार्ड कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका।
तो डेबिट कार्ड का तो हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो क्रेडिट कार्ड ये भी आपका कार्ड तो एक ही जैसा दिखता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में? तो क्रेडिट कार्ड से भी हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है कि बैंक जो है वो इशू करता है क्रेडिट कार्ड टू दोज ऑफ इट्स कस्टमर हु एंजॉय गुड। अब यहाँ पे ये क्या है कि अच्छे गुडविल जिनके पास होते हैं उनको जनरली क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, लेकिन आज के डेट में कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, कोई भी पर्सन को क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है, बस उनका सिविल स्कोर या फिर उनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि ये क्या है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है? तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या? ये जनरली करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लेकिन ये उसी के तरह का है, लेकिन हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, यानी कि जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो हो गए, तो बिजनेसमैन को ही ये दिया जाता है, यानी कि जो करंट अकाउंट होता है उस पे मिलता है। तो क्या होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? यानी कि जितना अकाउंट में हमारे पास पैसे हैं उससे ज्यादा हम विड्रॉ कर सकते हैं। हमें एक फैसिलिटी मिली कि जितना अकाउंट में हमारे पास बैलेंस है उससे ज्यादा हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ लोन ही हुआ। ठीक है, तो अब क्रेडिट कार्ड भी एक काइंड ऑफ लोन है, आपको एक लिमिट दिया जाता है कि इतने लिमिट तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हो तो ये कार्ड का एक पर्टिकुलर लिमिट दिया रहता है कि इतना आप इससे पेमेंट कर सकते हो, पैसे विड्रॉ कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, है ना, पेमेंट कर सकते हो किसी को। ये हो गया। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अब जैसे आप जैसे जैसे इसका यूज करोगे तो जितने पैसे का आप यूज करोगे वो सर्टेन इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारे ऑफर्स भी होते हैं, क्रेडिट रेटिंग आपका, ये पॉइंट्स वगैरह भी इसमें ऐड होते चले जाते हैं है ना। तो क्रेडिट कार्ड भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है कि हमारे पास पैसे ना होने के मतलब अगर फिलहाल नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आएगा हम उसमें इंटरेस्ट के साथ उसे वापस कर देंगे। तो काइंड ऑफ लोन है, ये एक सर्टेन लिमिट दिया हुआ है। लेकिन इसका ये जनरली क्या हो जाता है कि जिनको ज्यादा पेमेंट वगैरह नहीं करना होता है उनके लिए आज के डेट में ऐसा भी देखा जाता है कि उनके लिए फिर ये प्रॉब्लमैटिक भी हो जाता है, क्योंकि पेमेंट करने पड़ते हैं, इसके चार्जेस कटते हैं, है ना। ये सभी हो गए। नेक्स्ट है हम लोग टेली बैंकिंग के बारे में समझते हैं। तो टेली बैंकिंग क्या है? तो टेली का मतलब यहाँ टेलीफोन हो गया, टेली बैंकिंग तो टेलीफोन के थ्रू बैंकिंग। अब ये क्या है? तो अब जैसे कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट बैलेंस और एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ऑन द टेलीफोन, है ना। आज के डेट में हमारे जो अकाउंट है वो बैंक से लिंक है ना। तो अब क्या हो गया कि अगर हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका मैसेज आएगा, पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका भी मैसेज आएगा, अकाउंट बैलेंस अगर जानना है तो आज के डेट में वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप टेली बैंकिंग के थ्रू सर्टेन नंबर आपको दिया रहेगा बैंक के थ्रू, आप उस पर भी कॉल करके आप ये पता कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन। ये आखिर क्या है? तो अब देखो क्या है कि जो भी बैंक, सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि जो भी बैंक सीबीएस फैसिलिटी को होल्ड करते हैं, यानी जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वैसे बैंक यहाँ पे आएंगे। तो जो भी बैंक सीबीएस फैसिलिटी जिनके पास है तो वो उसके जो होल्डर है वो एक जगह अकाउंट अगर ओपन करवा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि पटना के एक सर्टेन प्लेस में, मान लेते हैं गोला रोड, ठीक है, एक जगह है, तो वहां पे उन्होंने अकाउंट ओपन करवाया। तो अब यहाँ पे अगर उन्होंने अकाउंट ओपन करवाया तो ऑल ओवर कंट्री में वो कहीं पे भी किसी भी ब्रांच से वो क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि उसका जो बैंक है वो सीबीएस फैसिलिटीज अवेल करवाए। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाया है तो आप कहीं पे भी, मान लो आप बैंगलोर में हो और बैंगलोर में आपको पैसे की जरूरत हो या फिर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई इशू आ जाए, तो आप वहां के सेम बैंक में, वहां के ब्रांच में आप जाके, है ना, वहां किसी भी ब्रांच में आप जाके वो फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो। तो ये है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो in this system, customer by opening a bank account in one branch with which has CBS facility can operate the same account in all CBS branches of the same bank anywhere across the country. It is immaterial with which the branch of the bank the customer deals with when he is a CBS branch customer. तो यही मैंने आपको अभी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किसे कहते हैं? तो ये भी क्या है कि पैसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी फोन के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आज के डेट में बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, या एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनी ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल और फर्म हैविंग अकाउंट इन एनी अदर बैंक ब्रांच। तो किसी भी बैंक में उस सामने वाले पर्सन का यहाँ पे अकाउंट हो, ठीक है, कोई भी बैंक में। मान लेते हैं कि एक पर्सन का जो अकाउंट है वो है PNB में, है ना, पंजाब नेशनल बैंक में, और उसे ट्रांसफर करना है सामने वाले पार्टी के SBI अकाउंट में, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेफ्ट सेटल ट्रांजैक्शन इन बैचेस, एक बात आपको अच्छे से समझना है इसमें, इसका जो कोड है, तो यहाँ पे बोला गया कि नेफ्ट सेटल ट्रांजैक्शन इन बैचेस। बैचेस का मतलब क्या है? सॉरी, द सेटलमेंट टेक्स प्लेस at a particular point of time. Example, नेफ्ट सेटलमेंट टेक प्लेस 6 times a day। एक दिन में 6 बार वो क्या होता है, सेटलमेंट होता है। तो बैचेस में यहाँ पे क्या होते हैं, सेटलमेंट होते हैं, यानी बैच लगता है कि अब जैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हुए तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स लगते हैं ट्रांसफर होने में, हो सकता है तुरंत भी ट्रांसफर हो जाए। तो बैचेस में यहाँ पे सेटलमेंट होता है कि बहुत लोगों का यहाँ पे अब कलेक्ट हो गया, अब ये टाइम आया, जैसे एक दिन में 6 बार वो क्या हो रहा है, सेटल कर रहा है। तो ड्यूरिंग वीकडेज में जैसे 9:30 9:30 में वहाँ होता है, 10:30 AM, 12 नून, 1 PM, 3 PM, 4 PM, इस तरह से ट्रांजेक्शन होते हैं। एंड 3 टाइम्स ड्यूरिंग सैटरडे, तो सैटरडे को 3 बार यहाँ पे सेटलमेंट होगा। तो ये यहाँ पे कलेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों का भी पहले बैच एक बनेगा और फिर ये बैच में क्लियर होगा। ये टाइम आ गया, जैसे 9:30 से पहले जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ अभी रुका हुआ है, फिर 9:30 में वो सेटलमेंट होगा, फिर उसके बाद रुका, फिर उसके बाद 10:30 में सेटलमेंट होगा। इस तरीके से जितने भी लोग वहां पे पेमेंट करेंगे, तो इस तरह से कुछ सेटलमेंट होता है। आगे देखते हैं इसमें, एनी ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड आफ्टर डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम इज सेटल ऑन द नेक्स्ट फिक्स सेटलमेंट टाइम। तो नेक्स्ट सेटलमेंट टाइम पे वो फिक्स होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर हमने शाम में अगर किया है तो 4 PM के बाद अगर हमने ट्रांजैक्शन की है तो अगले दिन फिर सेटल होगा, ठीक है। तो टाइम लगता है इसमें, और इसमें जो ट्रांजैक्शन है तो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू इज ₹1, 1 रुपए से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं है, मैक्सिमम अनलिमिटेड, जितना आप पैसे चाहो आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जनरली इसी दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, और एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, RTGS में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ बोला गया RTGS रेफर्स टू फंड ट्रांसफर वेयर ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस। तो उसी तरह से ट्रांसफर हो रहा है, अगर आपको किसी भी पर्सन को पेमेंट करने हैं, किसी भी बैंक में उसका अकाउंट हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रियल टाइम और ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो रियल टाइम का मतलब जब हम सेंड करेंगे तुरंत पहुंच जाएगा। तो सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड एज सुन एज दे प्रोसेस एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। तो इसमें कोई वेट नहीं करना पड़ता है कि एट अ टाइम वो पेमेंट हो जाएंगे। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है, मीन्स द ट्रांजेक्शन सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग विथ एनी अदर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे बंच नहीं होता है, जैसे नेफ्ट में क्या हो रहा था, वहां पे बंच होता है, यहाँ पे बैचेस में वहां पे काम होते थे, लेकिन यहाँ पे कोई बैच नहीं बनता है, एट अ टाइम यहाँ पे सेटलमेंट 1-to-1 बेसिस में हो जाता है, ठीक है, कोई बैच यहाँ पे नहीं बनता है। नेक्स्ट है, दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल ट्रांसफर सिस्टम थ्रू बैंकिंग चैनल। द RTGS सर्विस फॉर कस्टमर इज अवेलेबल फ्रॉम, तो ये भी, इसका भी एक टाइम है, लेकिन उस टाइम में कभी भी ये हो जाएगा। तो जैसे 9 AM to 3 PM ऑन वीकडेज एंड 9 AM to 12 नून ऑन सैटरडेज। तो संडेज को ये ऑपरेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, द मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू इज 2 लाख। तो यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू कितना है, 2 लाख है, ठीक है। कम से कम आपको ट्रांसफर करने हैं तो 2 लाख आप ट्रांसफर कर सकते हो, और हायर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे ट्रांसफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक नया चीज हमारा आया है ये, चलो तो हम लोग देखते हैं USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो ये क्या है USSD? तो अब जैसे देखो कि यहाँ पे क्या है कि एक सिस्टम है,
कि अगर आपके अकाउंट में, मतलब आपके फोन में अगर नेट नहीं है या आपका कीपैड फोन ही क्यों ना हो, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अपने कीपैड फोन से भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। एक पर्सन से आप अपने अकाउंट से दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे आपका कीपैड फोन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो बिना कोई डेटा फैसिलिटी, मोबाइल डेटा फैसिलिटी यानी बिना कोई इंटरनेट फैसिलिटी के आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिस्टम, ये हमारा एक नया सिस्टम बनाया गया है जो क्या होता है, सर्वर्स के थ्रू या मोबाइल डेटा के अकॉर्डिंग यानी मोबाइल नेटवर्क के अकॉर्डिंग क्या होता है, कैरी आउट होता है। तो इन इट इज अनदर टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड इन विच 99 हैश, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 99 हैश जो है वो नंबर है, कैन बी यूज टू कैरी आउट मोबाइल ट्रांजेक्शन विदाउट डाउनलोडिंग एनी एप्लीकेशन। तो ये कुछ उसी तरह है जैसे अगर हम लोग देखते थे कि कीपैड मोबाइल फोन्स में अगर हमें बैलेंस जानने होते थे तो हम क्या करते थे, तो जनरली बहुत सारे अकाउंट का ये रहता था, बहुत सारे फोन का रहता था *123# ऐसा रहता था या *121# रहता था। तो आप जब ऐसे ये डायल जैसे ही करते थे तो उसमें क्या आ जाता था, बैलेंस आता था, बहुत सारे सर्विसेज प्लान्स भी आते थे, इस तरह से हमें पता चलता था। उसी तरह से ये भी एक यूएसएसडी हमें दिया गया है जहाँ पे 99 हैश अगर हम डायल करते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे पास वेरियस ऑप्शंस, बैंकिंग के ऑप्शंस आएंगे और उसमें से जो भी डेटा है, हमें चाहे बैलेंस जानना हो चाहे ट्रांसफर करना हो, सभी चीजें हम वहां पे पुट करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इट्स मेन एम to create an environment of inclusion among the unreserved sections of society and to integrate them into mainstream banking। तो जो अनरिजर्व सेक्शंस या जिनके पास स्क्रीन टच मोबाइल फोन्स नहीं है या वो ऑपरेट करने नहीं आता है, तो ये इस फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, उनके लिए जनरली निकाला गया है। दिस सर्विस कैन बी यूज टू इनिशिएट फंड ट्रांसफर, गेट अ लुक एट बैंक स्टेटमेंट एंड मेक बैलेंस क्वेरीज। तो इन सभी चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो एटीएम। तो माइक्रो एटीएम क्या हो जाता है, देखो माइक्रो एटीएम एक आप कुछ इस तरह का एक पिक्चर होता है, ये आपका पिक्चर दे रखा है कि माइक्रो एटीएम कुछ इस तरह का होता है, यानी स्टार्टिंग में आज जो आपने एटीएम देखा उसका मिनी वर्जन है। ठीक है, तो बाकी काम वही करेगा। ठीक है, जो एटीएम का काम होता है काम इसका यही रहेगा माइक्रो एटीएम का, लेकिन कैसे अलग है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इतना छोटा सा मशीन से हम लोग पैसे कैसे निकालेंगे, ये तो कोई स्वाइप मशीन जैसा लग रहा है ना। जैसे अगर हम मॉल वगैरह या कहीं पे भी हम शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो स्वाइप मशीन जैसा रहता है, वैसा ही है ये। तो इससे कैसे पैसे निकलेंगे, तो ये जनरली एक फैसिलिटी दिया गया। इसमें क्या है, देखो माइक्रो एटीएम इज अ मिनी वर्जन ऑफ एटीएम। माइक्रो एटीएम्स आर लाइक मॉडिफाइड पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल वही पीओएस जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग स्वाइप करते हैं और पेमेंट करते हैं शॉप वगैरह में, which can be connected to banking network via GPRS to perform banking transaction. This machine contain card swipe facility and a fingerprint scanner. These machines are carried by bank representative at a remote or mobile location. तो बहुत जगह पे जो रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, रिमोट एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं या रूरल एरियाज अगर हम लोग कह ले, तो वहां पे जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, बैंक के ही वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या शॉपकीपर्स भी आज के डेट में हैं, जो क्या कर सकते हैं, ऐसे मशीन को वो परचेज कर सकते हैं और बैंक से वो जुड़ सकते हैं, यानी उसके रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। और फिर क्या होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन पे उनको भी सर्टेन पेमेंट होगा। यानी कि अगर मान लेते हैं हमें पैसे का जरूरत है, हम गए ये माइक्रो एटीएम जहाँ पे है वहां पे गए, तो उसे हमने अपने डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड उसे दिया, हमने अपना जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड हमने टाइप किया, फिंगरप्रिंट स्कैनर वहां लगा हुआ है वो हमने किया और हमारा पूरा अकाउंट लिंक हो गया। ठीक है, अब हमें मान लेते हैं पैसे निकालने हैं, तो हम बोल देंगे कि हमें कितने निकालने हैं, अब जैसे 5000 निकालने हैं तो 5000 निकालने हैं। अब वो सामने वाला जो पर्सन होगा वो मुझे 5000 दे देगा अपने पॉकेट से, अब जहां से भी वो दे, तो अब वो पैसे हमें दे देगा। अब वो जितना भी ट्रांजैक्शन करेगा तो हर एक ट्रांजैक्शन पे उसे पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो ये काम को आसान कर रहा है। वहां पे अब एक बैंक लगाना पड़ता है, एटीएम, फिर उसका आने जाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है ना, वहां पे एक गार्ड चाहिए, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उससे ये बचाव है। अभी फिलहाल बैंक जहां पे नहीं भी पहुंच रहा है वहां पे माइक्रो एटीएम अगर पहुंचा दिया जाए तो लोग क्या कर सकते हैं, इस फैसिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो एटीएम का।
और ये माइक्रो एटीएम वो परचेज भी कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं जो भी लोग होंगे, ठीक है। तो उस तरह से हमारा यहाँ पे ये काम करता है कि जो भी माइक्रो एटीएम है, ठीक है, ये आपने समझा। तो इस तरह से बहुत सारे ई बैंकिंग सर्विसेज है जो बैंक्स आज के डेट में प्रोवाइड करती है। तो अभी फिलहाल हमारा इतना ही, ये इसका और भी पार्ट कंटिन्यू होगा ई बैंकिंग सर्विसेज का, क्योंकि ई बैंकिंग सर्विसेज अभी तो हमने 10 ही डिस्कस की है, और 10 के अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो वो सभी भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।